आज का जो विषय है वो एक तरीके से राष्ट्र निर्माण का विषय है। और आज क्योंकि मैं पीपल्स यूनिवर्सिटी जैसे एक प्रसिद्ध विद्या के मंदिर में बोल रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग युवा शक्ति का क्या योगदान हो सकता है राष्ट्र निर्माण में, और किस तरीके से शिक्षा को हम रोजगार से जोड़ सकते हैं, शिक्षा को हम कैसे राष्ट्र निर्माण से जोड़ सकते हैं, युवाओं को हम क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं ताकि एक ऐसी व्यवस्था हमारे देश में स्थापित हो जिससे हमारा देश फिर से एक जगत गुरु बने। इस पे मैं बोलना चाहता हूँ। हम लोग जो राजनीति में हैं, हम लोग अक्सर सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई की बात यह है कि सत्ता परिवर्तन एक बहुत छोटी चीज है। जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो व्यवस्था परिवर्तन है, और आज मैं व्यवस्था परिवर्तन के बारे में बात करना चाहता हूँ। चौथी सदी में हमारे देश ने शिक्षा के प्रारूप को, शिक्षा की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित रूप दिया और स्थापित किया। लेकिन पिछले 1700 सालों में, 1700 वर्षों में हम लोग शिक्षा जगत में कहाँ पे हैं? वर्ल्ड टॉप 100 QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में हम लोग टॉप 100 कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में एक भी नहीं पाए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर को पहला स्थान मिला 197 नंबर पे, और उससे एक साल पहले IIT दिल्ली को इसमें 140 या 145 नंबर मिला बस। लेकिन हमारे पास 636 विश्वविद्यालय हैं, 25,938 कॉलेजेस हैं और लगभग 2000 पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस। अगर आप उन लोगों को जोड़ें जो लाइन में हैं ये प्राप्त करने के लिए, तो आप इसकी संख्या 50% बढ़ा सकते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि हम शिक्षा और विद्या क्या प्रदान कर रहे हैं कि क्या है, केवल हम अपने देश में डिग्रीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डिग्रीज को उत्पाद के रूप में देख रहे हैं। हम लोग देखें कि हम कहाँ खड़े हैं विश्व शिक्षा में। 2010 में एक पीसा असेसमेंट हुआ। पीसा मतलब प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, और पहली बार और आखिरी बार हिंदुस्तान ने भाग लिया। क्यों? क्योंकि हमने 74 देश में आखिरी स्थान प्राप्त किया। और हमने किन राज्यों को भेजा? हमारे देश के 2 सबसे शिक्षित राज्य के बच्चे, 15 साल के बच्चों को भेजा गया उसमें, केरला और हिमाचल प्रदेश, और हम लास्ट आए। और उसके बाद मंत्री गण ने निर्णय किया कि भैया हमको अपनी बेइज्जती नहीं करानी, आगे से हम इसमें नहीं जाएंगे। और वो इंग्लिश में था, मैथ्स में था और साइंस में था। उसके बाद मैंने पिछले साल का जो प्रथम, जो बहुत अच्छा एक NGO है जो शिक्षा के लिए काम करता है, वो हर साल एक ASER एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट निकालता है। वो क्या कहता है पिछले साल? ये कहता है कि 50% जो स्टूडेंट्स क्लास 5 में हैं वो क्लास 1 की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकते। ये बहुत बोला गया है। और 70% जो क्लास 3 के बच्चे हैं, अगर आप उनको सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए बोले तो वो नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? एक देश के नाते हम लोगों ने शिक्षा पे कितना ध्यान दिया है? हमारा GDP जो है वो लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए है।
शुक्रिया। 1,80,000 करोड़ रुपए में हम पिछले साल 3.9% खर्च किए हैं शिक्षा पे। अगर हम लोग जापान की बात करें, जापान ने 10% खर्च किया है, कितने में से? 5 लाख करोड़ के जीडीपी में से। तो आप जोड़ दीजिए कि जापान जैसा देश, मैं अमेरिका और स्वीडन की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एशियन देशों की बात कर रहा हूं, कि अगर हमसे 3 गुना खर्चा ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं उसका असर भी दिखेगा और पड़ेगा। हम लोग बात करें ब्राजील की क्यों? क्योंकि ब्राजील की एग्जैक्टली वो जीडीपी है जो हिंदुस्तान की है, 1,80,000 करोड़। उसमें से ब्राजील ने कितना खर्च किया है? लगभग 7%। तो मेरा आग्रह ये है कि जब तक हम लोग कम से कम 6 से 7% एक 10 वर्षों के लिए शिक्षा में निवेश नहीं करेंगे, अपने देश के भविष्य के लिए निवेश नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं हम लोग जहां हैं वहीं रहेंगे। देखिए, ये जो समय है हमारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि लगभग 60 करोड़ ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो आज 1 साल से लेकर 25 साल तक हैं, और करीबन 22 करोड़ लोग जो हैं वो उसके 10 वर्ष आगे हैं। अगर हम लोग पीएचडी लेवल की पढ़ाई तक देखें तो हम क्या पाएंगे कि 80 करोड़ लोग अगले 10 वर्षों में शिक्षा के कहीं ना कहीं इर्द गिर्द रहेंगे। हम लोग जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है? कि ये जो जनसंख्या हमारे देश की है, ये एक बहुत बड़ा शस्त्र बनेगी देश के लिए, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है। बट ये शस्त्र तब बनेगी जब हम उनके हाथों को मजबूत करेंगे, उनको अधिकार देंगे, उनको शिक्षा देंगे, उनको अवसर देंगे। अगर हम केवल ये सोचते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक शक्ति होगी, तो क्या मजलूमों और मजदूरों की फौज एक शक्ति होगी, कि क्या वो केवल एक लेबर फोर्स होगी? इस पे हम लोगों को कहीं ना कहीं विचार करना है। आज आप देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा हूं और मैं उत्तर प्रदेश एजुकेशन रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसमें मुझे एक बड़ी शॉकिंग चीज लगी। DISC की रिपोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर एजुकेशन है। मैं उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट पहले देखी, फिर मैंने पूरे देश की देखी। उसमें मैंने क्या पाया कि उत्तर प्रदेश में 48% ऐसे स्कूल्स हैं जहां कोई भी बिजली नहीं है, 1% भी नहीं। और बिहार में, जो हर अच्छी चीज में आगे है देश में, वहां लगभग 60% स्कूलों में तनिक सी भी बिजली नहीं है। हम लोग कंप्यूटर्स की बात करते हैं, हम लोग इंटरनेट एजुकेशन की बात करते हैं, दुनिया बहुत गति से आगे बढ़ रही है। अगर हम लोग बिजली अपने स्कूलों में नहीं दे पाए तो हम लोग किस विकास की बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में, जो एक बहुत विकसित राज्य माना जाता है, 15% टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने ना TET का एग्जाम दिया है, ना NET का एग्जाम दिया है। इसका मतलब जो बेसिक टीचिंग एग्जाम्स हैं, जब वो नहीं दिए तो फिर टीचिंग क्या आप लोगों को प्रदान करेंगे? हम लोग अगर इसको ये देखें कि विदेशों में क्या हो रहा है और हमारे लोग जब बाहर जा रहे हैं तो कैसे करें। मैंने 2 उदाहरण परसों देखे जब मैं ये स्पीच पे काम कर रहा था। एक प्रणव मिस्त्री जो पालमपुर गुजरात के हैं और जो विदेश गए और अब वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च सैमसंग हैं, और वो एक बहुत छोटी सी जगह में पढ़े थे, निरमा इंस्टीट्यूट में, फिर आगे गए और उन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उनको अवार्ड किया कि उन्होंने एक ऐसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बनाई है
जो मानवीय इशारों को समझती है और उनको एनालाइज करती है। मनु प्रकाश मेरठ में पढ़े, उसके बाद वहीं पढ़े, फिर स्टैनफोर्ड गए जहां अब वो एक प्रोफेसर हैं, और उन्होंने दुनिया का सबसे सस्ता माइक्रोस्कोप बनाया है जो 25 रुपए में बनता है, और एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जो पानी से भी चल सकता है। हम लोग देखें कि एक बहुत बड़ा डिबेट है देश में कि ब्रेन ड्रेन का, कि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, क्या ये अच्छी बात है, क्या ये बुरी बात है, क्या ये देश की संपत्ति को हम विदेशों को दान करते हैं। इस पे मैं थोड़ा बहुत बोलना चाहता हूँ। देखिए 3.5 लाख हिंदुस्तानी बच्चे पिछले साल विदेश गए, और औसत 2 से 3 लाख हर साल पिछले 15 वर्षों में जाते हैं। 30% जो टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं अमेरिका में, कनाडा में और इंग्लैंड में, वो हिंदुस्तान के आते हैं। नासा में 10 में से 4 साइंटिस्ट इंडियन हैं, और शायद आप जानते नहीं होंगे लेकिन 34% जो लोग माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं वो इंडियन हैं। जो 28% लोग IBM में काम करते हैं वो इंडियन हैं। जो 17% लोग इंटेल में काम करते हैं वो हिंदुस्तानी हैं। और कल मैं पॉपुलर साइंस मैगजीन में पढ़ रहा था कि 12% जो साइंटिस्ट अमेरिका में हैं और इंग्लैंड में हैं, कनाडा में हैं और ऑस्ट्रेलिया में, 12% हिंदुस्तानी हैं जो हिंदुस्तान से गए हैं। ये नहीं कि वो पुराने परिवार जो वहाँ स्थापित हुए उनके बच्चे हैं। और अमेरिका में जो सबसे खुश करने वाली बात है कि 28% डॉक्टर्स हिंदुस्तानी, 28%, मतलब 4 में से 1। अब सवाल ये है कि जो लोग यहाँ हैं और जो यहाँ की शिक्षा, लेकिन ये सब लोग में एक बात समझनी पड़ेगी कि इनमें से आधे वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं विदेशी शिक्षा प्राप्त की है। अब सवाल ये है जो हमारे देश में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। एक एम्प्लॉयमेंट सोल्यूशन कंपनी है दिल्ली में, एस्पायरिंग माइंड्स कह के, जो हमेशा जिसका जिक्र बहुत सम्मान से होता है। इन्होंने 1.5 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की एक सर्वे किया पिछले वर्ष, और जो फाइंडिंग्स हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। उन्होंने कहा कि जो इंजीनियरिंग, जो ग्रेजुएटिंग इंजीनियर्स थे वो ज़्यादातर 2 फील्ड्स में जाना चाहते थे, या को इंजीनियरिंग में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। बट उन्होंने देखा कि 3% ही वो लोग हैं जिन्होंने डिग्रीज प्राप्त की हैं, 3% ही वो लोग हैं जिनके पास स्किल्स थी सॉफ्टवेयर के लिए, और 7% ही वो थे जो कोर इंजीनियरिंग के लिए सारे टास्क्स देख सकते थे। मैं पिछले 2 साल पहले नारायण मूर्ति जी से मिला था। मैंने कहा साहब, मैंने ये देखा है इन्फोसिस बैंगलोर में बहुत सारे विदेशी काम करते हैं, तो क्या हमारे देश में बच्चों की कमी है कि आप सब विदेशी लोगों को आप रखते हो? तो उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी रिपोर्ट अगले दिन भेजी। रिपोर्ट तो करीबन 1300-1400 पेजेस की थी, बट जब मैंने पढ़ने का प्रयास किया तो मैंने एक पेज उसमें पाया जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग विदेश से आते हैं उनके ऊपर $1 भी खर्च नहीं होता उनके ट्रेनिंग में, लेकिन जो लोग हिंदुस्तानी कॉलेजेस से वहाँ जाते हैं उनके ऊपर ऑन एवरेज 8 लाख रुपए खर्च होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए। तो उन्होंने कहा हमको भी बिजनेस चलाना है, हम क्या करें। हम लोग देखते हैं कि जॉब्स की स्थिति क्या है हमारे देश में। अगर हम शिक्षा से इसको जोड़ें, उत्तर प्रदेश में 2 एग्जाम्पल्स मैंने देखे। पिछले साल कानपुर में 1700 सफाई कर्मचारियों के लिए एक इंटरव्यू हुआ और जॉब्स के लिए हुआ कि भाई इश्तिहार निकाला गया कि आप लोग आके इस पे अप्लाई करें। 1700
सफाई कर्मचारियों के लिए। और कितने लोगों ने अप्लाई किया? 50 लाख लोगों ने। 50 लाख लोगों ने 1700 सफाई कर्मचारियों के लिए अप्लाई किया। इन 50 लाख लोगों में से 8.5 लाख ऐसे थे जो ग्रेजुएट्स थे और 70 ऐसे थे जो पीएचडीज थे। अब मैं तो हैरान हूं सोच के कि कोई पीएचडी जिस आदमी ने 10 साल मेहनत करके अपना विवेक इस्तेमाल करके किया, वो एक स्वीपर की जॉब करना चाहता है। तो आप सोचो कि स्थिति क्या है आज। यही एक छोटा सा जिला है यूपी में, अमरोहा, ज्योतिबा फूले नगर। वहां हमने वही चीज पाई कि 130 नौकरियों के लिए 4 लाख लोगों ने अप्लाई किया। और वो कौन थे? वो बैचलर्स ऑफ एजुकेशन थे, वो लॉयर्स थे, वो इंजीनियर्स थे। इसमें क्या बोलूं? देखिए, सच्चाई की बात यह है, अगर आप लेबर ब्यूरो की स्टैटिस्टिक्स पढ़ें, 10 लाख लोग हर महीने हमारे देश में जॉब मार्केट में आते हैं। और अगर आप कोर सेक्टर्स को देखें पिछले 10 वर्षों के, पिछले 1 वर्ष के नहीं, पिछले 10 वर्षों के कोर सेक्टर्स को देखें, जिसमें आप टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर, लेदर, ये सब को देखें, तो आप क्या पाएंगे कि इनमें ऑन एवरेज 6 महीने में 2 से 3 लाख जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। तो कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है वो आप देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं है, हम सर्विस सेंट्रिक इकोनॉमी है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बदलना पड़ेगा। क्योंकि सर्विसेज के जो जॉब्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग जॉब से 10 गुना ज़्यादा मुश्किल है पाने के लिए। और उनमें जितनी ट्रेनिंग चाहिए, जितना पैसा चाहिए वो जॉब पाने के लिए मनुष्य को, वो हमारे जैसे गरीब देश में इतने बड़े जनसंख्या को रोजगार कभी नहीं दिला सकता। हम लोग ये देखें कि माइग्रेशन का क्या हाल है। जितने लोग विदेश गए हैं, और मैं ये चाहता हूँ आप मेरी बात सुन लें क्योंकि मैं ये पॉइंट आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। 60% लोग गल्फ गए हैं, 13% लोग अमेरिका गए हैं, लेकिन मात्र 3% लोग यूरोप गए हैं, केवल 3%। अगर हम लोग देखें कि यूरोप को कितने बुरे तरीके से अप्रवासियों की इमिग्रेशन की ज़रूरत है, जो आज उनके राजनीति को भी प्रभावित कर रही है, तो हम एक चीज़ पाएंगे कि लो बर्थ रेट है, एजिंग पॉपुलेशन है। और अगर हम अगले 25 वर्षों में देखें तो हम क्या पाएंगे कि जर्मनी में 17 लाख एक जॉब गैप होगा कि इतनी नौकरियां हैं और इतने लोग हैं वो नौकरी करने के लिए। 11 लाख इंग्लैंड में और 21 लाख फ्रांस में। मैं केवल 3 देशों का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं जो शायद आपको पहले पता नहीं था। तो मैं ये कहता हूं कि बेटर ब्रेन ड्रेन देन ब्रेन इन द ड्रेन। वहां आप उनको पढ़ाओ। और उसका कैच क्या था कि बिना ब्याज के आप 20 साल बाद उस पैसे को वापस करिए, कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं है। 20 साल बाद जो आपको शिक्षा के लिए पूरी फंडिंग स्टेट ने दी है, नेशनल गवर्नमेंट ने दी है, उसको आप 20 साल में वापस करिए, जो मैं सोचता हूँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में हम क्यों नहीं कर सकते। अगर हिंदुस्तान में मेरी जो बेटी है और एक रिक्शे वाले की जो बेटी है अगर साथ में पढ़ेंगे तो एक तो ये ऊंच नीच, भेदभाव, जाति, धर्म ये सब खत्म हो जाएगा, और दूसरा हर इंसान को अपने प्रतिभा पे जिंदगी जीने का अवसर कहीं ना कहीं मिलेगा।
हम लोग बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की, कि राइट टू एजुकेशन हमने इतना महान काम देश में किया, 1 लाख करोड़ खर्च की, लेकिन राइट टू एजुकेशन में कितनी सफलता मिली आपके सामने में भी है और मेरे सामने भी है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर राइट टू एजुकेशन में हम क्या कहते हैं, हम हर किलोमीटर में एक स्कूल बनाएंगे। कौन सा स्कूल आप बनाते हो? प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, तो आदमी वहां तक पढ़ लेता है। अब जब सेकेंडरी एजुकेशन के लिए स्कूल 12 किलोमीटर दूर है तो उसमें जाएगा कौन? क्या गांव के लोग अपने बेटियों को बहनों को भेजेंगे वहां पे? तो मैं क्या कहता हूं कि ये जो बात है कि हर 1 किलोमीटर पे स्कूल बने, अगर इसके बजाय हर न्याय पंचायत में जिसमें 9-10 गांव लगते हैं, अगर उसमें को विशाल स्कूल बनाया जाए जिसमें 10, 15, 20 हजार लोगों के लिए एक कैपेसिटी हो और हर गांव में उस विशाल स्कूल के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन दिन में 2 बार दिया जाए तो कैसे रहेगा? क्योंकि आज सबसे बड़ी कमी ट्रांसपोर्टेशन की। हम लोग बात करें स्किलिंग की, कौशल विकास की, एक बहुत बड़ी खाई है मांग और आपूर्ति की, सप्लाई और डिमांड की। इसमें हम लोग ये देखते हैं, मैं 2 देशों का उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, फिनलैंड और जर्मनी। फिनलैंड ने क्या किया, हमारे देश में भी जो स्किलिंग एजुकेशन होती है, जिसको हम टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन बोलते हैं, उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति ये है कि लोग उसको कहीं ना कहीं छोटा काम मानते हैं, उसको हीन दृष्टि से देखते हैं। फिनलैंड ने क्या किया, फिनलैंड ने कहा हम 18 फील्ड देखते हैं, होटल मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, अलग अलग एजुकेशन, जिसमें हम आपको वोकेशनल एजुकेशन में बीए देंगे और वोकेशनल एजुकेशन में एमए देंगे। और वो क्लास 10 के बाद, क्लास 10 तक सब लोग पढ़ते हैं सब कुछ, और क्लास 10 के बाद वो पूछते हैं बच्चे से कि आपको टूरिज्म, केटरिंग, होम इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, कारपेंट्री, जिस भी फील्ड में आपको महारत हासिल करनी है आप। और ये मुझे पता कैसे चला, पिछले साल फिनलैंड से एक सांसदों का ग्रुप आया था हम लोगों से मिलने, और एक सांसद से मैंने पूछा भैया आपका इतिहास क्या है? उसने कहा मैं कारपेंटर था। मैंने कहा अच्छा, तो आप सांसद कैसे बने फिर? तो उसने कहा नहीं, मैं कारपेंटर था, मैं अपने काम में बहुत अच्छा था, फिर मैंने 20-30 कारपेंटर्स को लिया और फिनलैंड का जो कैपिटल है हेलसिंकी में, उसमें मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी खोली और फिर मैंने उस कंपनी $50 मिलियन में बेची, जिसमें केवल जो घर में जो कंस्ट्रक्शन का काम होता था, इलेक्ट्रिकल, कारपेंट्री वगैरह, उसमें मैंने लोगों को रोजगार दिया और इतना प्रॉफिट हुआ कि मैंने फिर एक बड़े फर्म को बेच दिया और मैं सांसद बन गया उसके बाद। अगर हम लोग भी वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान दें और इस तरीके से ध्यान न दें कि किसी को ड्राइवर बनाना है और किसी को नौकर बनाना है, नहीं, उसके लिए बीएस हों, उसके लिए एमएस हों, उसके लिए एक तरीके से एक सम्मान हो, और उसके लिए जो अलग इंस्टीट्यूशंस हों वो स्पेशलाइजेशन के लिए हो। आज होटल मैनेजमेंट का काम है, हर सड़क पे एक नया बड़ा छोटा होटल खुल रहा है, लेकिन आप किसी होटेलियर से पूछें तो वो क्या कहेंगे कि भैया हमको ट्रेन स्टाफ ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। अगर एक अच्छा इंस्टीट्यूट ऐसा जो आज भी खुले हैं, लेकिन इसको बड़े पैमाने पे हम लोग खोलते ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए, और हम लोग चुनते अलग अलग जिलों की, कि गया है बिहार में, यहाँ पे हम लोगों को टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है, ये है यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिकल्स में काम करना है, और 10-10, 20-20, 50-50 हजार लोगों को हम ट्रेन करते हैं और वोकेशनल एजुकेशन में महारत प्राप्त करते हैं। और जो सोशल स्टिग्मा है, जो हीन दृष्टि वाली बात है, उसको कम से कम खत्म करते हैं। जर्मनी ने उससे भी एक अच्छा काम किया। जर्मनी ने क्या किया कि 370 अप्रेंटिसशिप्स हैं
हम क्लास 5 से शुरू करेंगे। और उन्होंने कहा कि जो भी चीज में आपकी रुचि है, मान लीजिए आप बेकिंग पसंद करते हो, केक्स, पेस्ट्रीज वगैरह, तो हम वो आपको सिखाएंगे। और क्लास 9 के बाद हम सीखने के लिए आपको पैसे भी देंगे, आप सीखेंगे भी और आप तनख्वाह भी पाएंगे। उसके बाद उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने देश की 250 सबसे बड़ी कंपनीज को लिया और उन 250 कंपनीज को बोला कि आपको 5% जो स्टाफ है उसको इन लोगों के बीच में से लेनी है। और इसका नतीजा क्या हुआ कि वर्ष 2015 में 11 लाख नौजवानों ने नौकरियां प्राप्त की इस स्कीम के तहत। और ये कैसे चलता है? आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो सैटरडे संडे को आप और पढ़ाई करें, या तो आपकी जो गर्मियों की जो छुट्टी है, आप साल भर पढ़ाई अपनी डिस्टर्ब ना करना चाहें तो गर्मियों की छुट्टी में आप 2 महीने में सारी शिक्षा प्राप्त करें और उसके लिए आपको पैसे भी मिलते हैं। चाहे आप ऑप्टिशियन बनना चाहें, डॉक्टर का असिस्टेंट बनना चाहें, लीगल असिस्टेंट बनना चाहें, जैसा भी आप चाहें। मैं लखनऊ में था कुछ दिन पहले और वहाँ मैंने एक उदाहरण पाया जिसने मुझे बहुत खुश किया। और मैं बात कर रहा हूँ क्रिटिकल थिंकिंग की, क्योंकि हिंदुस्तान में हम लोगों को सिखाते हैं क्या सोचना है, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये नहीं सिखाते कि कैसे सोचना है। एक दुर्गेश नंदन नाम का एक 24 साल का नौजवान एक दिन चल रहा था रिक्शा पे, तो उसने देखा कि जितने लोग रिक्शा पे चलाते हैं, जो चालक हैं, क्या वो इस रिक्शा के मालिक हैं? तो उसने 1000 लोगों का इंटरव्यू लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर में लिया और क्या पाया कि 1000 में से 960 ऐसे लोग थे जो 30 साल रिक्शा चलाते थे पर उसके मालिक नहीं बन पाए थे। तो उसने एक कंपनी शुरू की ऑटोमोशन एड्स नाम की, और उसने कहा आप इन रिक्शाओं पे एडवर्टाइज करिए। लोगों ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो लोग रोज देखते हैं, हम एडवर्टाइज करेंगे। और क्या पाया लोगों ने कि 3 साल के अंदर जो प्रतिशत वो खुद भी लेता था और रिक्शा के चालकों को भी लेता था, कुछ प्रतिशत उनके मालिकों को भी जाता था, लेकिन केवल जो प्रतिशत उनको दिया गया उससे क्या हुआ कि 3 साल में उस 1000 लोगों का जो इंटरव्यू लिया उसमें 350 लोग अपने रिक्शाओं के मालिक बने। उसके एक उदाहरण मैं अपना देना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार सांसद बना तो मेरी नानी का देहांत कुछ दिन बाद हुआ। उन्होंने मुझे जो पैसे छोड़े उसके साथ एक चिट्ठी भी छोड़ी जिसमें उसने मुझे कहा कि ये पैसे का सदुपयोग हो, ये नहीं कि गाड़ी ले ली जाए, एक फ्लैट ले लिया जाए, इससे कुछ लोगों का भला हो। मैं अपने क्षेत्र में गया था, मैंने देखा बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी औरतें, अल्पसंख्यक, क्योंकि क्षेत्र बाहुल्य था तो मैंने देखा हमारी बहुत सारी मुसलमान बहनें ज़्यादा बोझ में थी, ज़्यादा गरीबी में थी, ज़्यादा सामाजिक रूप से परेशान थी। मैंने उनसे कहा कि अगर मैं कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा ट्रेनिंग आपको दूं तो क्या आप करने के लिए तैयार हैं? उन्होंने कहा हम तैयार हैं। इत्तेफाक से मैं बेल्जियम गया था छुट्टी के लिए। मैं एक छोटे से टाउन में था जिसका नाम ब्रूज, और वहाँ मैंने देखा कि लेस लोग बहुत सुंदर हैंडमेड बनाते हैं, जो क्रिश्चियन लोग अपने ड्रेसेस में डालते हैं, और आपके टेबल क्लॉथ्स पे और नैपकिन्स पे साइड में आप देखेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप हिंदुस्तान आके कुछ लोगों को सिखा सकते हैं? उन्होंने कहा बॉस हम तो बिजनेस करते हैं और
आपको हमको पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे हम नहीं आ सकते। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको पैसे दे दूंगा अगर 12-15 लोग आके 6-8 महीने मेरे लोगों को सिखा सकें। उन्होंने कहा ठीक है, हम उनको सिखाएंगे। वो आए और वो 6-8 महीने नहीं रुके, वो 1.5 साल रुके, क्योंकि उतना समय लगा। और ज़्यादातर उसमें महिलाएं ही थी, ज़्यादातर क्या 99%। और उन्होंने जो लेस बनाना सीखा, आज हम लोग उसको 14 देश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो महिलाएं महीने का 2 से 3 हजार रुपए कमाती थी, आज 4,000 महिलाएं उस क्षेत्र में 20 से 25 हजार रुपए महीने कमा रही थी। उसका मैंने राजनीतिक असर क्या देखा कि जो महिला 22,000 रुपए कमाने लगी फिक्स्ड, और जिसका पति अभी भी 4,000 कमा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। उसने कहा भाई गांव के प्रधानी अब हम करेंगे, क्योंकि ताकत भी हमारे हाथ में है। और मैंने देखा कि जिला परिषद, बीडीसी मेंबर, प्रधान, अधिकांश पद उन गरीब महिलाओं ने फिर अपने हाथ में लिए, क्योंकि उनका आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ा, और कहीं ना कहीं उनकी एक विश्वास उनके जहन में आया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। देखिए, जो भी क्रांति आएगी वो लोगों के विवेक से आएगी, बट कहीं ना कहीं उस क्रांति को लोगों के पेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी एक मैं क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में 1-2 और उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। मैं एक लड़के के बारे में, बल्कि मैं शायद इस लड़के से मिला, इसका नाम है अंकित क्वात्रा, 23 साल का बच्चा है। एक दिन वो एक शादी में गया था, उसने देखा शादी में सारा खाना लगभग वेस्ट होता है। उसने देखा भाई जिस शादी में मैं गया हूँ, अगर उस खाने को गरीबों में बांटा जाए, बाद में ऑर्गेनाइज करके साफ सुथरा करके, तो कम से कम 1,000-2,000 गरीब लोग उसमें खा सकते हैं। तो उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, फीडिंग इंडिया नाम का। अभी उसको अवार्ड भी मिला है। और वॉलंटियर बेस्ड एनजीओ सब केवल एक काम करता है कि सारे जो होटल्स हैं और सारे जो छोटे होटल्स हैं और जो मैरिज हॉल्स, बैंक्वेट हॉल्स हैं, उनसे वो संपर्क करता है कि जो भी बाद में आपको हमको देना है, कुछ चीज़ आप रखना चाहते हैं तो ठीक है, आप हमको बुलाइए, हम और हमारे वॉलंटियर्स 12:30 बजे रात को 1 बजे सुबह आके उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और अगले दिन सुबह 7-8 बजे गरीबों में जाके बांट देंगे। और अभी ये लोग दिल्ली के इर्द गिर्द रोज 1 लाख लोगों को खाना देते हैं। कितनी बड़ी बात। पिछले साल 3,150 स्टार्टअप्स थे, जो इंटरनेट स्टार्टअप्स हैं, और ऑन एवरेज जो स्टार्टअप्स थे उन्होंने 45 लोगों को नौकरी दी। जो बड़े स्टार्टअप्स थे उन्होंने लगभग 500 लोगों से शुरुआत ही की। ये एक बहुत अच्छा लक्षण है। इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो आपकी उम्र के हैं, जिनके मन में एक आइडिया आया और कहीं ना कहीं 1-2 लोगों ने, 4 लोगों ने अपना सपना साकार करने के लिए एक स्टार्टअप बनाया। हम लोग ये पाते हैं कि उनमें से बहुत सारे लोग सफल होंगे, बहुत सारे लोग सफल नहीं होंगे। लेकिन आप देखिए ये हिम्मत की बात कि लोग इस ऐसे देश में जहाँ पीएचडी चपरासी के लिए अप्लाई कर रहा है, लोग हिम्मत करके एक नया रास्ता अपना बना रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। नौजवानों को जो एक सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है वो भ्रष्टाचार से है। आज हम लोग बात करते हैं आरटीआई की, और हम कहते हैं कि आरटीआई एक बहुत बड़ा शस्त्र है जो हमारे हाथ में आए, ये सत्य है। लेकिन कितने आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या की गई है। आप देखिए
मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। आपने सत्येंद्र दुबे का नाम सुना होगा, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी में काम करता था, और उसने देखा कि नेशनल हाईवे में जो टेंडर होते हैं उसमें कितनी धांधली होती है। 1 हफ्ते बाद उसकी हत्या हुई गया, बिहार में। आपने मंजूनाथ का नाम सुना होगा, जो लखीमपुर खीरी में था, उत्तर प्रदेश में, और जो पेट्रोलियम में अडल्टरेशन की धांधली होती थी उसके खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी, उसकी भी हत्या हुई। मैं कितने उदाहरण आपको दे सकता हूँ ऐसे। ललित मेहता, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में काम कर रहा था जॉन रेस के साथ, और केवल नरेगा पे काम कर रहा था कि उसमें क्या क्या प्रशासनिक धांधली होती है, उसकी हत्या इतनी बुरी तरीके से की गई कि 1 हफ्ते तक उसका चेहरा भी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। कहीं ना कहीं हम लोगों को इससे एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पर हम लोगों को कैसे करना है? हम युवाओं को एक होना है। मैं आपको 1-2 उदाहरण देता हूँ। आपने देखा होगा हांगकांग में अभी चुनाव हुआ। हांगकांग एक तरीके से चीन के दबाव में ही हमेशा रहता था, और कोई भी व्यक्ति जो चीन के दबंगई पे प्रश्न करता था उसको कुचल दिया जाता था। पहली बार एक हांगकांग का एक अम्ब्रेला रेवोल्यूशन हुआ कि हम लोग कुछ करेंगे और हम लोग लड़ेंगे, और उसको भी कुचलने की बहुत तरीके से प्रयास हुआ। लेकिन अभी जो चुनाव हुआ हांगकांग में, 16 लोग उसी रेवोल्यूशन में से जीत के आए, और जो सबसे कम उम्र का सांसद था वो उस क्रांति का मुखिया था, और वो सबसे ज्यादा वोटों से जीत गया। उसका नाम नेथन चुन। हम लोगों ने, क्या मैंने कुछ हास्यास्पद बोला? मोरक्को एक राजशाही है, और जो किंग मोहम्मद VI थे, उनका राज भी थोड़ा सा ज्यादा भयानक था। नौजवान सड़कों पे आए, उन्होंने कहा हम एक नया संविधान चाहते हैं। लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे होगा। 2.5 लाख लोगों ने मोरक्को के सड़कों पे देश के 4 बड़े शहरों में जाम किया। 10 लाख लोगों ने मिला के। राजा को झुकना पड़ा। उसने कहा आप एक काम करिए। उसने बहुत अच्छा रास्ता अपनाया। उसने कहा हम एक NGOs को बुलाएंगे। NGOs ने एक सुझाव दिया कि हम लोग एक नया वेबसाइट बनाएंगे जिसका नाम reform.ma होगा। 2.5 लाख लोगों ने उस पे अपने सुझाव दिए, और क्या हुआ कि 80% सुझाव को माना गया। नौजवानों ने अपने कलम से मोरक्को के नए संविधान को लिखा। कितनी बड़ी बात है। ये जो सोशल मीडिया का उदय हुआ है, इससे भी बहुत भ्रष्टाचार में कमी आ सकती है। एक जनग्रह नाम का एक संस्था है जिसने एक iPaidAbribe.com शुरू किया है, जिसको बहुत बड़ा एक रिस्पांस मिला। आप लोग भी उसको देखिए। 4 कैटेगरी हैं। I paid a bribe, I am a bribe fighter, I met a honest officer, और I do not want to pay a bribe। इसमें आप बता सकते हैं कि आपका अनुभव क्या है, कि मैं एक ईमानदार अफसर से मिला, मैं इस भ्रष्ट अफसर से मिला, और उनको नेम और शेम करिए। उसका नतीजा एक बहुत बड़ा होने वाला है आने वाले समय पे। RTI पे भी अगर हम लोग देखें, गुजरात से मैंने एक आदमी के बारे में पढ़ा जिसका नाम रत्ना आला था, जो नेत्रहीन था, और रत्ना आला को कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। उसने क्या किया, वो एक राजकोट के रंगपुर गांव का था। उसने देखा कि जब वो नेत्रहीन था तो चलता था तो रोड बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ था, तो सरपंच के पास गया, कई RTI फाइल की। जब लोगों ने देखा कि ये न्यूसेंस बन रहा है, तो लोगों ने कहा कि भाई आप क्या चाहते हो बताओ।
उन्होंने कहा भाई मैं रोड की स्थिति जानना चाहता हूँ। उसने कहा आप देख नहीं सकते, आपको रोड से क्या लेना देना। उसने कहा भैया हमारे गांव के मान सम्मान की बात है, इसके ऐसे कैसे आप बोल रहे हो। फाइनली पता किया कि वो रोड 2 बार पेपर में बन चुका था पिछले 5 वर्षों में, और रत्ना आला ने लड़ाई लड़ी और उस समय के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और वहां एक बहुत बढ़िया रोड बनानी पड़ी, और उनको उसके बाद RTI के अवार्ड भी। अंत में मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, देखिए ये देश हमारा है, हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये देश हमसे बाहर नहीं है। हम लोग अपने आप को बचाने के लिए राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचें। हम केवल सोचे ही नहीं, हम लोग कुछ करें। हम लोग अगर शांत रहेंगे और अगर हम सेल्फिश रहेंगे, स्वार्थी रहेंगे कि भैया ये रोड पे हम क्यों ना थूके, ये रोड हमारा थोड़ी है, ये शहर को हम गंदा क्यों नहीं करें, ये शहर हमारा थोड़ी है। अगर हम इस तरीके से सोचेंगे तो हमारा देश सीधे गड्ढे में जाएगा। और अगर हम लोग को सच में ऐसा करना है कि हम लोग, हमारे देश में दिक्कत क्या है, हर आदमी चाहता है भगत सिंह पैदा हो, चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, लेकिन दूसरे के घर में पैदा हो। मेरे घर में डॉक्टर और इंजीनियर पैदा हो। अगर हम सही में 1% भी क्रांतिकारी अपने अंदर जगा दें, और क्रांतिकारी मैं क्यों कहूं, मैं तो समाज सुधार की बात कर रहा हूं, और हम लोगों से क्वेश्चन करें। जैसे मेरा फेसबुक है वरुण गांधी 80, मेरा ट्विटर वही है। अगर आप लोग मुझे लिखें और कल से शुरू करें और ये लिखें कि भाई इस बार पार्लियामेंट में हम चाहते हैं आप ये 4 मुद्दे उठाएं, हम चाहते हैं आप इस पे एक लेख लिखें, हम चाहते हैं आप इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे, आप इस पे शांत क्यों। मैं हूं सुल्तानपुर का MP, लेकिन मैं केवल सुल्तानपुर का MP नहीं हूं, आई एम MP ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो जितना अधिकार उनका मेरे ऊपर है, उतना ही अधिकार आपका मेरे ऊपर है। और मैं इतने दूर जो यहाँ आया हूँ, मैं इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि मुझे शौक है बोलने का, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आज हमारा देश संकट में है और देश को हर हाथ, हर नौजवान, हर ईमानदार की आवश्यकता है। और अगर हम लोग साथ मिलकर एक बड़ा सपना देखेंगे, उस सपने को साकार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तभी हमारा देश बचेगा, तभी हमारा भारत महान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।